गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और 21 मई के लिए विशेष रूप से आप लोग सजग रूप से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पिछली क्लास को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले वीडियोस में आपने जो देखा था ये मध्यकालीन भारत शुरू हो चुका है और मध्यकालीन भारत में आज हम जो चर्चा करेंगे गुलाम वंश के बाद की खिलजी वंश की। जैसा पिछले वीडियो के लास्ट तक में और पिछली क्लासेस में हम लोगों ने जो देखा था कि किस प्रकार से जलालुद्दीन खिलजी जो कि फिरोज खिलजी था ने किस प्रकार से कैमूर्स की हत्या करके दिल्ली सल्तनत में की गद्दी पर हथिया लिया और उसका शासन को अपने बागडोर को अपने हाथों में ले लिया। अब उस क्लास को आज हम खिलजी वंश के बारे में पूरी जानकारी लास्ट तक उस बात को देखते हैं। खिलजी वंश का जो है समयकाल जो 1290 से लेकर आपका 1320 तक का समय, जो कि पूरी दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय के नाम से भी जाना जाता है। 1290 से लेकर 1296 तक का जो समय काल है वो है जलालुद्दीन खिलजी का। जलालुद्दीन खिलजी ने कैमूर्स की हत्या किया और कैमूर्स की हत्या करके अपना जो राज्याभिषेक था 1290 ईस्वी में हत्या किया और अपने राज्याभिषेक को किलोखरी के महल में आया हुआ क्वेश्चन है। किलोखरी के महल में अपना राज्याभिषेक कराता है तथा फिरोज खिलजी जो है कि जलालुद्दीन की उपाधि के साथ में सिंहासन पर बैठता है। उसके बाद में सिंहासन पर बैठने के बाद में इसने बलबन की रक्त और लौह पूर्ण नीति जो थी, रक्त और लौह नीति का जो कठोर नीति थी, अत्यंत दमनकारी नीति थी, उसका त्याग कर देता है और उसके स्थान पर उदारतापूर्ण नीति को अपनाता है। उदारतापूर्ण नीति को अपनाकर वह राज्य और अपना शासन करता है। वह अत्यंत उदार था। इसका उदाहरण हमें एक विद्रोह में देखने को मिलता है। एक विद्रोह होता है, उसका नेतृत्व तो मलिक छज्जू करता है, मलिक छज्जू का विद्रोह, और उस विद्रोह में मलिक छज्जू की गलती होने के बावजूद भी वह उसकी क्षमा मांगने पर उसे क्षमा कर देता है। ये बात जो उसकी उदारता को दर्शाती है। लेकिन उसकी इस उदारता के जस्ट विपरीत जो एक कार्य और है जो कि उसकी उदारता पर प्रश्न चिन्ह पर भी खड़ा करती है, जो कि एक ईरानी संत फकीर थे, उनका नाम था सिद्दी मौला। उनके ऊपर कुछ झूठे आरोप लगाए जाते हैं। बावजूद इसके उसने सिद्दी मौला को मृत्युदंड दिया और मृत्युदंड सामान्य नहीं, अत्यंत भयावह, उसने उन्हें हाथी के पैरों तरह कुचला दिया। तो सिद्दी मौला को मृत्युदंड देना उनकी उदारता पर एक प्रश्न चिन्ह भी है। इसके अलावा जो हम बात करेंगे एक और बात है जो कि 1292 ईस्वी में अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण होता है। हालांकि जलालुद्दीन खिलजी इस आक्रमण को रोकने में सफल हो जाता है। उसके बाद उलुग खां के नेतृत्व में भी आक्रमण होता है। कुछ समय पश्चात कुछ मंगोल भारत में ही रह जाते हैं और मंगोल भारत में रहने पर भारत में अपने धर्म को परिवर्तित कर लेते हैं और इस्लाम धर्म को अपना लेते हैं। ये जो मंगोल जो हैं जो कि इस्लाम धर्म को अपनाए, ये नबी मुसलमान कहलाए और इन 4000 लोगों की एक दिल्ली के पास में एक बस्ती बनी और वह बस्ती कहलाती है आपका मंगोलपुरी के नाम से जानेगी। उसके बाद में यदि अपन देखते हैं यदि इसमें तो वह उसने दक्षिण भारत की विजय के लिए उसने अपने भतीजे अली गुरसब को भेजता है। अली गुरसब जो कि दक्षिण भारत की देवगिरी पर आक्रमण करता है, उसको जीतता है और उसके बाद में वापस आता है और कला मानिकपुर जो कि कला मानिकपुर का सूबेदार भी था, कला मानिकपुर वापस आ जाता है तथा वह अपने चाचा से मिलने का अनुरोध करता है, मतलब कि जलालुद्दीन खिलजी से मिलने का अनुरोध करता है। खुश होकर जलालुद्दीन खिलजी तो अपने भतीजे से मिलने आता है और कला मानिकपुर में ही अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से उसकी हत्या कर देता है। तो ये बातें थी आपका अब फिरोज खिलजी उर्फ जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। एक बात और है जिस बात पे डिस्कशन नहीं हुआ अभी, कैकूबाद ने इसे शाइस्ता खां की उपाधि भी दिया था। इसको भी ध्यान रखिएगा, कभी भी टकरा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद में अब हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी जो कि इसका पुराना नाम था अली गुरसब नाम था और अली गुरसब के नाम से यह अलाउद्दीन खिलजी के नाम से दिल्ली सल्तनत की गद्दी संभालता है। कला मानिकपुर में ही इसने अपने चाचा की हत्या करके अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया और बाद में दिल्ली पहुंचकर इसने बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया।
बलवन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक कराया, अर्थात जहां बलवन ने खत्म किया था वहीं से इसने शुरू किया। देखिए क्या शुरू किया, पूरा साम्राज्यवादी विस्तार और उसके बाद में उसकी दमन कठोर नीतियां देखेंगे आगे। यह जो है उपाधि के रूप में यह सिकंदर, अपने आप को सिकंदर कहता है, सिकंदर द्वितीय के नाम से यह जाना जाता है, कहीं कहीं सिकंदर सानी के नाम से यह जाना जाता है। अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक खजाइनुल फुतूह में इसको कई उपाधियां प्रदाय की, जैसे कि युग का विजेता, विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान और साथ में जनता का चरवाहा। इन उपाधियों से अलाउद्दीन खिलजी को इन उपाधियों से विभूषित किया अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो और साथ में इसके अलावा अमीर खुसरो के अलावा भी एक जो साहित्यकार थे अमीर दहलवी जो थे वो भी इसी के संरक्षण, उसको भी इनका ही अलाउद्दीन खिलजी का ही संरक्षण प्राप्त था। अब हम थोड़ा चर्चा करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की विजयों के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले तो 2 भागों में बांटे, सिंहासन पर बैठने से पूर्व और सिंहासन पर बैठने के पश्चात। सिंहासन पर बैठने के पूर्व में इसकी 2 विजय थी। भेलसा, पहली विजय थी भेलसा 1292 ईस्वी में। भेलसा मतलब हमारा विदिशा में इसने आक्रमण किया 1292 ईस्वी में, और एक आक्रमण उसने किया था दक्षिण में देवगिरी के ऊपर 1296 में। दोनों को यह जीतता है और दोनों को जीतकर दोनों से यहाँ पे अकूत धन संपदा को लूटता है और वापस अपने कड़ा मानिकपुर आ जाता है, जहाँ का यह सूबेदार था। और सिंहासन पर बैठने के पश्चात यदि हम देखें तो यहाँ पर हम इसकी विजयों को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, उत्तर भारत की विजय और दक्षिण भारत की विजय। अब देखिएगा, उत्तर भारत की विजय की जो शुरुआत होगी गुजरात से होगी। 1298-99 में गुजरात में उसने अपने 2 सेनानायक नुसरत खां और उलुग खां, इसके सेनानायक एक्चुअली 4 सेनानायक थे, नुसरत खां, अल्प खां, उलुग खां, आइनुल मुल्क, और बाद में मलिक काफूर भी शामिल हो गया इसमें। तो नुसरत खां और उलुग खां को इसने कहां भेज दिया, गुजरात में विजय करने के लिए भेजा कि भाई एक आप इस तरफ से आप राजस्थान की तरफ से आक्रमण करोगे और दूसरा आप पीछे आप मालवा की तरफ से आक्रमण करोगे। जल्दी ही गुजरात का शासक कौन था, रायकर्ण शासक था। रायकर्ण डर के मारे अपनी हार देखते हुए रायकर्ण शरण किसके पास लेता है, देवगिरी के शासक, देवगिरी जो कि महाराष्ट्र में है, देवगिरी के शासक रामचंद्र के यहाँ। इस कारण से अलाउद्दीन खिलजी जो था रामचंद्र से नाराज हो जाता है। अब उसके बाद में अपन रामचंद्र के बारे में बाद में देखते हैं, थोड़ी 2-5 मिनट बाद। अब देखिए, इसको गुजरात को विजय किया, रायकर्ण को हराया, गुजरात को विजय किया। 1298 से 99 के बीच में गुजरात विजय हुई। उसके बाद में फिर अगली विजय जो होती है गुजरात के बाद में, फिर ये मान चलिए गुजरात है, अब सेना फिर ऊपर बढ़ती है राजस्थान की ओर। राजस्थान में रणथंभौर की विजय 2 साल बाद 1301 ईस्वी में रणथंभौर की विजय करते हैं। रणथंभौर में किसका शासन था, हमीर देव का। 1 वर्ष की घेराबंदी की गई लेकिन किसी भी प्रकार का कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर कूटनीति अपनाई गई। अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव के मंत्री रणमल को अपनी ओर मिलाया। रणमल ने विश्वासघात किया और उसके विश्वासघात करने पर ही हमीर देव को हराया जा सका। तो ये है रणथंभौर की कहानी, 1301 ईस्वी की विजय। रणथंभौर के बाद में अगली विजय है चित्तौड़ की विजय, 1303। चित्तौड़ की विजय कहाँ की है, 1303 ईस्वी की। चित्तौड़ में कहा जाता है कि चित्तौड़ में जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण किया था रानी पद्मिनी को पाने के लिए किया था, और यहाँ के शासक थे राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी का मुकाबला किया लेकिन इनकी हार हो जाती है, और उसके बाद में रानी पद्मिनी ने अन्य रानियों के साथ तथा अन्य अपनी महिला कर्मचारियों और दासियों के साथ मिलकर जौहर किया चित्तौड़ में। ये रानी पद्मिनी की अद्भुत साहस और वीरता को दिखाती है। चित्तौड़ 1303 ईस्वी, 1298-99 गुजरात विजय, 2 साल बाद रणथंभौर 1301 में, 2 साल बाद चित्तौड़ 1303 में, और अगले 2 साल बाद मालवा की विजय 1305 ईस्वी में। मालवा की विजय जो है 1305 ईस्वी में होती है, और मालवा की विजय करने के साथ ही धार हुआ, चंदेरी हुआ, मांडू हुआ, और इसके संपूर्ण मालवा का जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा क्षेत्र जो है अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में आ जाता है। तत्पश्चात
मालवा के पश्चात में 1308 ईस्वी में मारवाड़ की विजय करता है और 1308 के बाद में जालौर की विजय, 1311 3 साल बाद जालौर की विजय 1311 ईस्वी में। तो इस प्रकार से ये लगभग उत्तर भारत की पूरी विजय हुई। अब हम बात करते हैं दक्षिण भारत की विजय की। दक्षिण भारत की विजय में सबसे पहले दक्षिण भारत की विजय वहीं शुरू करेंगे। यहाँ पर रायकर्ण भागकर कहाँ आ गया आपका, देवगिरी में। गुजरात का रायकर्ण के राजा जो भागकर कहाँ आ गया था, देवगिरी में आ गया था। और देवगिरी के राजा कौन थे, राजा रामचंद्र। यहाँ पे राजा रामचंद्र के ऊपर इन्होंने आक्रमण किया और देवगिरी उसको, और इसमें दक्षिण भारत की विजय करने के लिए अलाउद्दीन ने किसको भेजा, मलिक काफूर को। मलिक काफूर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मलिक काफूर को गुजरात विजय के दौरान नुसरत खान ने ये मलिक काफूर को एक गुजरात की बाजारों से खरीदा था और 1000 दिनार देके खरीदा था। 1000 दिनार क्या थी, यहाँ पे चलने वाली स्वर्ण मुद्राएं थी। मलिक काफूर की वीरता से प्रभावित होकर नुसरत खान ने इसको खरीदा, इस 1000 दिनार देकर नमक व्यापारी से खरीदा था। और यह मलिक काफूर स्वयं भी गुजरात के बाजारों में नमक बेचा करता था, इसलिए इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है, 1000 दिनारी। तो मलिक काफूर की वीरता को देखते हुए दक्षिण भारत की विजय का अभियान जो है किसको सौंपा, अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को सौंपा। और पहला अभियान इसने किया देवगिरी में। देवगिरी के राजा रामचंद्र को से बदला लेने के लिए 1307 ईस्वी में मलिक काफूर यहाँ जाता है और इसको परास्त करके रामचंद्र को दरबार में भेजता है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भेजता है। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर रामचंद्र के साथ में अपेक्षाकृत अच्छा व्यवहार किया। रामचंद्र को राय राया की उपाधि प्रदान की, साथ ही एक अपने अधिकार क्षेत्र का नौसारी जिला भी रामचंद्र को दिया। रामचंद्र ने इसकी उदारता से खुश होकर अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार की और साथ में अलाउद्दीन के प्रति किसी भी प्रकार का भविष्य में कोई विद्रोह भी नहीं किया। ये सब बातें हैं 1307 ईस्वी देवगिरी की विजय। उसके बाद में अगली विजय जो होती है वारंगल की विजय होती है। वारंगल अर्थात तेलंगाना, जहां पर की काकतीय वंश का शासन था और राजा थे प्रताप रुद्रदेव। बात है 1309 ईस्वी की। आपको मैं यहाँ बताना चाहूंगा, इसके पूर्व में 1303 में एक अभियान वारंगल में और किया गया, जिसमें कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना की हार हुई। काकतीय वंश की सेना ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को परास्त कर दिया। इस हार का बदला लेने के लिए 1309 ईस्वी में वारंगल में एक बार पुनः मलिक काफूर के नेतृत्व में सेना भेजी जाती है और वह सेना प्रताप रुद्रदेव ने अपनी हार को देखकर क्या किया, उन्होंने अपने बराबर की सोने की मूर्ति बनवाई, उसमें वो सोने की जंजीरों से जकड़ा और उसको भेजा किसके पास में, मलिक काफूर के पास में। अर्थात कि उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, उनके आत्मसमर्पण को मान लिया गया। बदले में प्रताप रुद्रदेव ने कोहिनूर हीरा भी इनको मलिक काफूर को प्रदान किया। कोहिनूर हीरा की पहली बार मतलब कि जो ऐतिहासिक लिखित जानकारी प्रारंभ होता है, इतिहास मिलना, ये यहीं से मिलना शुरू होता है, राजा प्रताप रुद्रदेव की इतिहास के साथ में और मलिक काफूर के अभियान के साथ में। अगली विजय होयसल की विजय होती है 1310 ईस्वी में, होयसल राज्य की विजय। और उसके पश्चात एक विजय होती है पांड्य देश की विजय। पांड्य प्रदेश जो कि मान लीजिए वर्तमान का केरल तमिलनाडु वाला क्षेत्र। पांड्य विजय 1311 ईस्वी में। यहाँ पर दो भाई थे, वीर पांडे और सुंदर पांडे। गद्दी पे अधिकार था वीर पांडे का और सुंदर पांडे गद्दी चाहते थे। सुंदर पांडे ने अलाउद्दीन खिलजी से मदद मांगी कि मुझे अपने भाई के विरुद्ध युद्ध करने में सहायता प्रदान करें। और मलिक काफूर पुनः आता है। मलिक काफूर ने यहाँ पे वीर पांडे को हराता है, गद्दी से नीचे गद्दी से हटाता है और सुंदर पांडे को बैठाता है और मदुरई पर भी अधिकार कर लेता है। और इस विजय के बाद पश्चात में यह आगे तक रामेश्वरम तक में इसका अधिकार क्षेत्र हो जाता है। और अत्यधिक धन संपदा, अकूत धन संपदा लूटकर, यहाँ के मंदिरों से धन संपदा लूटकर मलिक काफूर पुनः वापस अपना दिल्ली आ जाता है। तत्पश्चात एक विजय के बारे में और मैं चर्चा करना चाहूंगा। देवगिरी का अभियान एक बार पुनः होता है। कारण ये था 1313 ईस्वी में रामचंद्र की मृत्यु होती है और उसका पुत्र शंकर देव जो है अलाउद्दीन को कर देने से इनकार कर देता है और अपने आप को स्वतंत्र व्यवहार करने लगता है कि मैं किसी प्रकार से किसी के अधीनस्थ नहीं हूँ। तो इसका सबक सिखाने के उद्देश्य से अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को एक बार पुनः भेजा।
और मलिक काफूर ने पुनः इसको हराया, शंकरदेव और हराया कि शंकरदेव की यहाँ पे मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, ये थी हमारी एक अलाउद्दीन खिलजी का राज्य विस्तार। अलाउद्दीन खिलजी का किस प्रकार से उसने सभी क्षेत्रों में विस्तार किया और किस प्रकार से उसने पूरे उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक सभी ओर अपने शासन को फैलाया। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी को जो इतिहास में जाना जाता है प्रशासनिक राजनीतिक विस्तार के साथ साथ में उसकी प्रशासनिक या प्रशासनिक सुधारों के लिए भी जाना जाता है। जैसा कि इसके सुधारों को हम 4 पार्ट में डिवाइड देख सकते हैं: प्रशासनिक सुधार, सैन्य सुधार, आर्थिक सुधार और बाजार व्यवस्था। प्रशासनिक, सैन्य, आर्थिक और बाजार व्यवस्था। प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आप कि इसने अपने राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाने का प्रयास किया। तात्पर्य ये है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब कि राजनीतिक क्षेत्र में धर्म का हस्तक्षेप नहीं होगा। इसके लिए उसने किया, मौलवी, काजी और उलेमाओं लोगों को पृथक कर दिया। बोले कि आप राजनीति में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, राजनीतिक निर्णयों में आपकी कोई भागीदारी नहीं होगी। उसने यहाँ तक कि खलीफा के बातों को भी मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा मैं खलीफा का प्रतिनिधि हूँ। उसने स्वयं को अमीर उल मोमिनीन कहा, अमीर उल मोमिनीन के नाम से अपने आप को संबोधित किया, अमीर उल मोमिनीन के नाम से। लेकिन उसने बोला, मतलब खलीफा का नायब, खलीफा का प्रतिनिधि के रूप में, लेकिन उसने बोला खलीफा का यहाँ पर मेरे प्रशासनिक और शासन के कामों में धर्म का या खलीफा का हस्तक्षेप नहीं चलेगा। तात्पर्य है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष, धर्म से पृथक करते हुए धर्म से पृथक राज्य के रूप में स्थापित करने का पूर्णतः प्रयास किया। अगली बात देखिएगा, इसने जो बलबन ने अभी तो इसके पहले जो एक प्रथा प्रारंभ की थी, उच्च कुल के लोगों को, उच्च वंश के लोगों को उच्च पदों पर नियुक्त करने की प्रथा, उच्च पदों पर नियुक्त करने की प्रथा। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने उस प्रथा को समाप्त करके जातिगत आधार पर, कुल आधारित और वंश आधारित प्रथा को समाप्त करके योग्यता आधारित प्रथा को जन्म दिया, स्थापित किया। योग्यता आधारित, जो योग्य होगा वही पद पाएगा, जो योग्य होगा वही पदों पर या प्रशासनिक पदों पर बैठेगा। ये परंपरा अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया, योग्यता आधारित। इसके अलावा उसने प्रशासन को अच्छे चुस्त दुरुस्त करने के लिए, अपनी बाजार व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक नए विभाग की स्थापना की। नाम था दीवानी रियासत। दीवानी रियासत नामक विभाग की स्थापना किया। दीवानी रियासत नामक विभाग, जिसको कि जो कि क्या कहा जाता है, जिसका प्रधान क्या था, सदर ए रियासत, जिसका प्रधान था सदर ए रियासत। और उसके अंतर्गत कुछ विशेष प्रकार के अधिकारी और हुए, जैसे कि बरीद ये जो था आपका गुप्तचर अधिकारी थे। गुप्तचर एक विभाग था बरीद ए मुमालिक विभाग था। उस बरीद ए मुमालिक का प्रधान था बरीद। ओके, बरीद ए मुमालिक का विभाग का प्रधान था कौन? बरीद। गुप्तचरों का प्रधान मतलब। उसके नीचे बहुत सारे गुप्तचर और संदेशवाहक काम किया करते थे, बहुत सारे संदेशवाहक। इन संदेशवाहक को क्या कहा जाता था? मुनहियान कहा जाता था। इन संदेशवाहकों को क्या कहा जाता था? मुनहियान कहा जाता था, मुनहियान। उसके बाद में एक अलग एक विशेष प्रकार के अधिकारी और थे, मुहतसिब अधिकारी जनता के आचार और व्यवहार का निरीक्षण करते थे, उन पे नजर रखते थे, देखरेख करते थे। साथ ही मुहतसिब ही होते थे जो कि मापतौल के अधिकारी भी हुआ करते थे। मुहतसिब ही मापतौल वगैरह के अधिकारी होते थे जो निरंतर बाजार में अपनी उपस्थिति दर्शाते थे और हमेशा निरीक्षण किया करते थे कि सही मापतौल हो रहा है कि नहीं। उसके अलावा एक चौथा अधिकारी जो कि सदर ए रियासत के अधीन था, शहना ए मंडी जो होता था बाजार व्यवस्था का निरीक्षण करता था। बाजारों का इंस्पेक्टर, बाजारों का निरीक्षण करता था शहना ए मंडी। ठीक है, इस प्रकार से इसने एक प्रशासनिक विभाग दीवान रियासत की स्थापना की और उसके अंतर्गत एक उसका अधिकारी सदर रियासत को नियुक्त किया। उसके अंतर्गत कुछ अन्य अधिकारी भी थे, बरीद थे, मुनहियान था, मुहतसिब था और शहना ए मंडी था। अब देखिएगा, सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के पास में एक बहुत दूरदर्शी सोच थी। उसने अपने प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए, शासन व्यवस्था को संभालने के लिए उसने एक 4 अध्यादेश जारी किए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया, पूछा गया है। 4 अध्यादेश जारी करने वाला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। 4 अध्यादेश जारी किए। उसने क्या किया? उसने अमीरों को दी गई जो विभिन्न अतिरिक्त भूमियां थी,
अमीरों को दी गई भूमियां जो थी उसको उसने वापस ले लिया और उसको खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। खालसा भूमि मतलब आज की सरकारी भूमि, ठीक है, उसको खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया, अमीरों को दी गई अतिरिक्त भूमियों को। दूसरा अध्यादेश देखिएगा, दूसरा अध्यादेश क्या है, उसने विभिन्न बहुत ही गुप्तचर विभाग का जाल बिछाया और गुप्तचर विभाग का जाल बिछाकर सभी के उसमें एवं बरी तो स्थापित किया ही, वो तो पहले से ही चला आ रहा था वो बलबन के समय से, लेकिन उसने विभिन्न संदेश वाहकों को भी स्थापित किया। संदेश वाहक जो कि आपके मुनैयान कहलाते थे। उसके अलावा जो था मद्य निषेध उसने लागू किया, शराब का पेय नहीं, शराब पेय नहीं होगा, मद्य निषेध लागू किया। और उसके अतिरिक्त उसने सार्वजनिक समारोह और जो सार्वजनिक जो पार्टियां होती थी, सार्वजनिक समारोह होते थे, सार्वजनिक मिलन होते थे, तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का मानना था कि इन सार्वजनिक समारोहों में ही सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र जनित होते हैं, सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र रचे जाते हैं। तो ऐसे मिलन समारोहों पर उसने प्रतिबंध लगा दिया। ये 4 अध्यादेश जारी करने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान कहें या इन अध्यादेशों को जारी करने वाला एकमात्र सुल्तान। उसके बाद में प्रशासनिक सुधारों के बाद में अब हम देखेंगे सैन्य सुधार। सैन्य सुधार में यदि अपन देखा जाए तो सैन्य सुधार हम देख रहे हैं कि इतनी उत्तर भारत की विजय, दक्षिण भारत की विजय, इस प्रकार की उसने इतनी विजय की, उसके लिए निश्चित रूप से अलाउद्दीन खिलजी के पास में एक बहुत बड़ी सेना रही होगी, इसका अंदाजा तो आप लगा सकते हैं। तो ऐसी सेना को व्यवस्थित करने के लिए उसने क्या किया, एक स्थायी सेना, बिल्कुल सही बात है, एक स्थायी सेना का गठन किया। और वह स्थायी सेना मात्र किसी की सिफारिश पर नहीं थी, वह योग्यता के आधार पर थी। जिस सैनिक को कुशल रणकौशल आता था उसी को भर्ती किया जा सकता था, अन्यथा नहीं। तो मतलब योग्यता आधारित भर्तियां, योग्यता पूर्ण भर्तियां। उसके अतिरिक्त जो था, कोई सैनिक का यदि भर्ती हुई है तो वही सैनिक युद्ध करेगा, इसके बदले में कोई और प्रतिनियुक्ति पर नहीं आ जाएगा। सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा का आरंभ किया। सैनिकों का हुलिया तो रखा ही, साथ में घोड़ों को दागना प्रारंभ किया, ताकि घोड़ों को प्रतिस्थापित ना किया जा सके। एक अस्पा और 2 अस्पा, एक घोड़े 2 घोड़े की अवधारणा को सामने लाया। घोड़ा दागने की प्रथा, घोड़े बदले ना जा सके इसलिए, सैनिकों का हुलिया सैनिक बदला ना जा सके इसलिए। नगद वेतन देना प्रारंभ किया। नगद वेतन दिया जाएगा तो सैनिक और अच्छे से सैनिकों को प्रोत्साहन मिलेगा, अच्छे से युद्ध करेंगे। और ये नगद वेतन जो होता था, वो कि नगद वेतन प्रतिवर्ष 234 टका वार्षिक होता था, 234 टका वार्षिक। उसके अलावा सैन्य सुधारों में उसने एक सुधार किए खुम्स में। खुम्स क्या होता था, युद्ध का लूटा हुआ धन। युद्ध के लूटे हुए धन में उसने जो पूर्व चली आ रही परंपरा को पलट दिया। उसने अब कहा कि युद्ध में जो धन प्राप्त होगा उसका 4/5 भाग सरकारी खजाने में जाएगा और 1/5 भाग से सैनिकों में वितरित कर दिया जाएगा, जबकि इसके पूर्व यह उल्टा था। ठीक है, तो खुम्स जो था, युद्ध का लूटे हुए धन में 4/5 भाग सरकारी खजाने में और 1/5 भाग क्या कर दिया उसने, सैनिकों में वितरित कर दिया। चलिए, प्रशासनिक सुधार और सैन्य सुधार के पश्चात में अब हम देखेंगे आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार के लिए सबसे पहले उसने भूमि सुधार किया। भूमि सुधार में देखिएगा, सबसे पहले उसने खालसा भूमि का विस्तार किया। खालसा भूमि मतलब सरकारी भूमियों का विस्तार किया। इसके लिए जो भूमि पूर्व में प्रदान की गई थी मिल्क के रूप में, मिल्क मतलब कि अमीरों को दी गई भूमि मिल्क के रूप में, और धर्म के लिए दी गई भूमि मतलब वक्फ के रूप में जो भूमि दी गई थी मिल्क और वक्फ के रूप में, उसको इसने वापस ले लिया। और उसको वापस लेकर कहां पे, उनको खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, उसके बाद में इसने जागीर प्रथा का भी अंत कर दिया। उसका मानना था कि जागीर प्रथा के द्वारा आम किसानों का, आम जनता का बहुत शोषण होता है और जागीरदार अपने मनमानी करते हैं। उसने जागीर प्रथा का अंत कर दिया। और जो कि जमीनी स्तर पे जो कर इकट्ठा करने वाले मुकद्दम, खूत और चौधरी हुआ करते थे, उनसे कर वसूल करने के उसने अधिकार को भी छीन लिया। जो जमीनी कर वसूल करने का अधिकार, ताकि यहाँ पे जनता का शोषण ना हो सके, तो उनसे कर वसूल करने का अधिकार को भी छीन लिया। ठीक है, उसके अतिरिक्त जो है इसने कर राजस्व में वृद्धि की। हिंदुओं से कुल आय का 50% कर लिया तथा मुस्लिमों से उसने 25% कर लिया। हिंदुओं से उसने विशेष प्रकार के कुछ कर लगाए, जैसे जजिया, धार्मिक कर था। जजिया कैसा कर था, धार्मिक कर था, उसने जजिया लगाया।
मोहम्मद बिन कासिम के बाद में यही शासक था जिसने कि जजिया कर लगाया। इसके पूर्व में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया लगाया था सिंध में, और उसके बाद में यही तुर्क अलाउद्दीन खिलजी ही था जिसने कि जजिया लगाया। उसके अलावा जो था आपका खराज लगाया गया, खराज जो कि आपका भूमि कर था। खराज आपका ये भूमि कर आपका 25% वाला, 50% वाला, 50% वाला। उसके अलावा घरी कर जो कि निवास कर था, घरी कर निवास कर, और चरी कर जो कि चारागाह कर था, चारागाह कर, ठीक है, हिंदू कर लगाया। उसके अतिरिक्त जो है उसने मुस्लिमों के ऊपर उसने एक धार्मिक कर लगाया जो कि उनकी आय का 1/40वां भाग था, जिसके क्या कहा गया, जकात। मुसलमानों के ऊपर लगाया गया धार्मिक कर, जिसे क्या कहा जाता था, जकात। ध्यान रखिएगा, आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद उसका जो सबसे बड़ा काम था भूमि की पैमाइश कराना। भूमि की पैमाइश उसने कराई, और भूमि की पैमाइश करा के कर लगाया। भूमि की पैमाइश कराने को विशेष रूप से उसने मसाहत नाम दिया। भूमि की पैमाइश के लिए या भूमि की पैमाइश करने की जो क्रियाविधि प्रक्रिया जो को उसने क्या नाम दिया, मसाहत। उसने पैमाइश की जो इकाई रखी वो विश्वा रखी। पैमाइश की इकाई क्या थी, विश्वा थी। और इस पैमाइश के लिए, भूमि की पैमाइश के लिए किस विभाग का, उसने दीवान ए मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना की। दीवान ए मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना की। इज दैट क्लियर? ठीक है, दीवान ए मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना की, ठीक है। उसके बाद देखिएगा बाजार व्यवस्था। बाजार व्यवस्था में ये था इसके आपके आर्थिक सुधार हो गए, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार। दीवान ए मुस्तखराज नामक एक राजस्व विभाग की स्थापना किया। इससे पहले हमने एक विभाग और देख चुके हैं, वो कौन सा, दीवान ए रियासत। उसका प्रशासनिक विभाग था जो कि बाजार व्यवस्था को नियंत्रण करने के लिए बनाया था उसने। अब बाजार व्यवस्था देखिएगा, आखिर बाजार नियंत्रण व्यवस्था के नाम से यह व्यवस्था जानी जाती है। आखिर बाजार नियंत्रण करना क्यों? बाजार नियंत्रण करने का जो मुख्य उद्देश्य था, सेना को मूल्य वृद्धि का सामना ना करना पड़े, सेना को मूल्य वृद्धि का सामना ना करना पड़े, ताकि उसके खजाने पर, राजकोष में अतिरिक्त बोझ ना पड़े। यदि वस्तुएं महंगी होंगी तो उसको वेतन पेमेंट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, अलग से और ज्यादा देना पड़ेगा। तो क्यों ना वस्तुओं को ही सस्ता कर दिया जाए। तो वस्तुओं को सस्ता कर दिया जाए, इसीलिए क्या किया गया, बाजार के मूल्यों को नियंत्रित कर दिया गया। और मूल्यों की एक सूची, मूल्यों को डिसाइड किया सुल्तान ने, और एक सूची बाजार में टांग दी गई कि इतने, ये वस्तु इतने में ही मिलेगी, कोई इससे ज्यादा में नहीं बेच सकता। तो इसे कहते हैं बाजार मूल्य नियंत्रण व्यवस्था। और इस सब की जो जानकारी मिलती है जियाउद्दीन बर्नी की तारीखी फिरोजशाही में मिलती है। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीखी फिरोजशाही में इसकी बाजार व्यवस्था को अत्यधिक डिटेल में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। इसके बाद में इस पूरे बाजार को क्या कहा गया, सराय अदल कहा गया। सराय अदल जो कि वस्त्र व्यापार होता था, वस्त्र व्यापार के साथ में अन्य वस्तुओं का व्यापार भी यहाँ होता था। और बाजार व्यवस्था पर नियंत्रण करने के, जैसे पहले बताया है कि दीवान ए रियासत नामक नए विभाग को बनाया गया, और दीवान ए रियासत का प्रमुख होता था सदर ए रियासत। सदर ए रियासत के अंतर्गत 4 अन्य अधिकारी काम करते थे, बरीद, गुप्तचर, मुनहियान, संदेशवाहक, मोहतसिब, जनता के लोग आचार विचार व्यवहार का रक्षक, और शहनाए मंडी, बाजार का शहनाए मंडी क्या होता था, बाजार का इंस्पेक्टर। इस प्रकार से इसने एक तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने, एक ये भी बोला जाता है, मुल्तान के व्यापारियों को वस्त्र का व्यापार करने के लिए सरकारी सहायता प्रदान कराई। आया वो क्वेश्चन है, कहाँ के व्यापारियों को उसने सरकारी सहायता प्रदान की गई थी, मुल्तान के व्यापारियों को। और एक सबसे बड़ी बात है कि इसने बहुत सारे अनाज को, जो अनाज आता था किसानों से, उस अनाज को संग्रह करके भी रखा था, ताकि यदि कोई विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, अकाल आदि की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए, तो उन अकाल परिस्थितियों में जनता को और अन्य लोगों को अनाज का निःशुल्क वितरण भी किया जा सके। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जन्म देने वाला प्रथम तुर्क शासक। हालांकि इसके पहले अपन ने हड़प्पा में अन्नागार, विशाल अन्नागार वगैरह का वो है ना, उसके बारे में बात कर चुके हैं। और मौर्य काल में बागोर का अभिलेख और सोगौरव ताम्रपत्र के बारे में बात की है, जहां पर कि अकाल के समय निःशुल्क अनाज का वितरण किया जाता था। तो इस प्रकार से आपका ये अलाउद्दीन खिलजी हुआ। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 में होती है, और उसके बाद में शिहाबुद्दीन उमर गद्दी पर बैठता है। ये भी ज्यादा दिन तक नहीं रह सका। उसके बाद में मुबारक खिलजी गद्दी पर बैठता है 1316 से लेकर 1320 तक का समय। और मुबारक खिलजी जो था, मुबारक खिलजी के समय में जो विशेष बात कही जाती है कि आपका देवगिरी को पूर्णतः मिला लिया गया,